स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रोज से लेसन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि विलियम सी डगलस सेकंड पार्ट में जो हमको बताना है आगे क्या कहते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। अब लेखक कहता कि ये जो बच्चे हैं ये सब लोग उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां हैं। दे आर दियर पेरेंट्स आर दियर रिलेटिव्स। ये लोग अथवा इनके माता पिता या इनके नात मात रिश्तेदार लोग हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वह शहरों में आके इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और दुकानें खोल रखे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण किस्म की चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ये लोग पहले से ही बाजार में भीड़ लगा करके और यही साधारण किस्म की चीज़ों को बना करके और अपनी अपनी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें खोले हुए थे, और जो कि ये लोग पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा थे। अब आगे देखिए। They live in the cloth and grass sets that lined the streets. ये लोग या तो घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों के नीचे रहते थे अथवा कपड़े से बने हुए तंबू के नीचे रहते थे। The peasants among these children, these refugees. अब लेखक आगे कहता है कि इन शरणार्थियों में से जो किसान वर्ग के लोग थे, इन शरणार्थियों में जो किसान वर्ग के लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स। ये लोग थोड़े से ही, पूरे जीवन भर थोड़े से ही खाने पीने में अभ्यस्त थे, यानी इनकी आदतें बन गई थी। लेखक के कहने का मतलब है कि जो इन शरणार्थियों में किसान वर्ग के लोग थे, ये लोग कम में ही खाने पीने में संतुष्ट रहते थे। क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार का जो वार्षिक आमदनी थी, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a ईयर। क्योंकि एक कृषक परिवार का जो वार्षिक आमदनी था वह एक साल में $100 से, यानी $100 से ज़्यादा नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे, और जबकि उसमें भी उन किसानों में जो अकुशल किसान थे, कम परिश्रमशील किसान थे, ऐसे लोगों का एक दिन में 30 पैसे की कमाई होना, और अथवा लेस देन $2 वीक, या एक सप्ताह में $2 से ज़्यादा नहीं कमाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन में एक बार भोजन। एन ओनियन, और जिसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, कटोरी भर दाल दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और शायद बकरी का थोड़ा बहुत मांस। नो टी, चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं। नो फैट, और घी नहीं। नो स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं। नो मीट, किसी अच्छे या उत्तम किस्म के जो मीट होते हैं वह सब इनको दुर्लभ था। $100 ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक साल का, एक सप्ताह में $2 कमाना, या एक वर्ष का $100 यानी $100 कमाना एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं था। यट, और तो भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, उन छोटी सी धनराशि पर, इज हार्ड टू अर्न, और वह भी कमाई करना कितना कठिन होता है। बाई सेलिंग बास्केट्स, और टोकरियों को बेच करके। टू पीपल, उन लोगों के लिए। टू पुअर टू बाई देम, जो लोग बेहद ही गरीब थे, ऐसे लोगों के लिए टोकरियां खरीदना और बेचना कितना कठोर था, कितना कठिन था। दैट नो डाउट, अब लेखक आगे कहता है कि यही कारण है कि निसंदेह, दैट नो डाउट यानी निसंदेह इज द रीजन, यही वजह है, यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लकट्स, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे ऊपर टिड्डियों की समूह की तरह जूझ पड़े। आई, और मैं जो हूँ, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी व्यक्ति,
was doubtless the most promising market they had seen. और सचमुच में मैं एक अमेरिकी व्यक्ति इन बच्चों के लिए अब तक का देखा हुआ सबसे ज्यादा कीमती बाजार था। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने उन शरणार्थी बच्चों का परिचय देते हुए और उनके नात वात रिश्तेदारों और उनके माता पिता और उन शरणार्थियों में जो कृषक वर्ग के लोग थे उनकी आमदनी को लेकर के इस पैराग्राफ में लेखक ने चर्चा किया। अब आइए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। अब लेखक कहता है कि मैंने कुछ आनों में एक छोटा सा बहुत ही छोटी सी टोकरी खरीद ली। एन अदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरा फल वाली टोकरी, फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ अधिक में खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपी, और एक बहुत ही सुंदर खराब कागजों को रखने के लिए ₹1 में एक टोकरी खरीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट, और एक बहुत ही प्यारा सा टोकरी जिसमें सिलाई के लिए जो सुई धागे हैं उनको रखने के लिए फॉर ए रुपी, ₹1 में दूसरी टोकरी खरीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और कुछ आने खर्च करके 1-2 पीस पंखे भी मैंने खरीद लिया। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गईं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी 50 पैसे भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और जो बच्चे थे वो लोग अपनी जोर जोर आवाजें लगाते हुए अपने सामानों को बेच रहे थे और मेरे आसपास से गुजर रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं तो एक कैदी की तरह हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिर गया था। अनेबल टू मूव, मैं हिल नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वंडर, और उन सभी बच्चों में, अब लेखक कहता है कि उन सभी बच्चों में जो सबसे ज्यादा बहुत ही गंभीर और परिश्रमी याचिका दिखाई दे रही थी वो कौन थी? वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह 9 साल की एक सुंदर सी लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टोकरी था और जिसमें हत्था लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ₹1 एंड ए हाफ फॉर इट, और वह शायद इसके लिए ₹1.5 मांग रही थी। आर इट अबाउट 30 सेंट्स, और या तो 30 पैसे मांग रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वह एक बहुत ही गंभीर याचिका थी। देयर वर टीयर्स ऑन हर आईज, और उसके आंखों में अश्रु थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और वह ऐसी बात बोल रही थी, ऐसे भाषा में बात कर रही थी या ऐसे शब्दों को बोल रही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके शब्दों को सुनता, उसके ध्वनि को सुनता, तो वह किसी का भी हृदय पिघल जाता। तो इस तरीके से ये आपका पैसेज था। अब आप देखिए नेक्स्ट पैसेज। अब लेखक इसमें ये बताना चाहता है कि लेखक की क्या कंडीशन बन गई और किस तरीके से वह उस लड़की से बास्केट को खरीद नहीं पाया। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर गईं। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, आवश्यकता की तो बात नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरे टोकरी की तो बात ही नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी इतना खरीद रखा था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, तो मैंने क्या किया, अपने बाएं हाथ से अपने जो भी फैन मैंने खरीदे थे, बास्केट खरीदे थे, उनको पकड़ते हुए, साधते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने हाथ को अपने कोट के दाहिने जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और उसमें से एक मुट्ठी भर इजगारी पैसे निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, संभवतः 15 पैसे रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, और जिस पैसे को मैंने उस लड़की के टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल, जो छोटी सी बालिका, हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने गंभीरता से और खड़ी थी अपनी टोकरी लेकर, मैंने उसमें उस पैसे को डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैं यह समझाने की कोशिश किया। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि देखो मैं तुम्हारा टोकरी तो नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज सब्स्टिट्यूट, लेकिन मेरे पास केवल एक ही विकल्प है कि अब मैं तुम्हें केवल दान दे सकता हूँ, दान के रूप में तुमको मैं दे रहा हूँ। आई रिलाइड एट वंस, और तुरंत मैंने एहसास किया। व्हाट हैपेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर डाला है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह छोटी सी 9 साल की बालिका, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो
मैली कुचैली कपड़े को पहनी हुई थी, फटे हुए कपड़े को पहनी हुई थी, चिथड़े पहने हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जबकि भूखमरी के कगार पर भी थी। रेस्ट हर चीन, उसने अपने चेहरा सीधा किया। रीड इनटू द बास्केट, और वह भी अपने हाथ से बास्केट में अपने हाथ को ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला की तरह पूरे गर्व और शान से हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने उस पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब तो मैं केवल एक काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, और फिर उसने अपने आंखों को अपने हाथों से पोंछा जो आंसू बह रहे थे, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, और फिर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और संभवतः किसी घास फूस की बनी हुई झोपड़ी के नीचे छिप गई होगी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और जो शायद उस रात उसके पास 30 पैसे रहे होंगे। तो ये घटना लेखक को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि इनसे रहा नहीं गया, और ये अपने स्वदेश लौटने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और क्या कहते हैं, देखिए। आई टोल्ड द स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और मैंने इस कहानी को उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे कह दिया। आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे बताया कि इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि भाई यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मुझे भी भारत से प्रेम हो गया है, भारत से स्नेह हो गया है। तो अब आप देखिए अंतिम पैराग्राफ, अंतिम जो इसका पैसेज है उसके बारे में देखिए। तो अब लेखक कहता है, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जिन जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को, और जो लोग ऑफिस बड़े बड़े दफ्तरों में रहते हैं उन लोगों को, दोनों ही लोगों में हैव बोथ, दोनों ही लोगों में हैव बोथ प्राइड, इस बात का गर्व है, किस चीज का, एंड लिवली सेंस, और इसके साथ साथ एक जीवंत भावना का एहसास भी है, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, अपने अपने नागरिकता का और सम्मान के प्रति इन लोगों को बड़ा ही गर्व है और एक जीवंत भावना का एहसास है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और इन लोगों के पास सचमुच में अपनी आज़ादी का भी एक बहुत ही गहरा पैशन है, यानी उसका भी एक स्वाभिमान है। और दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी जो लड़की है, बोथ इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो ये लड़की सचमुच में गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो दोनों ही तरीके से सचमुच में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से भी और व्यवहारों से भी अशिक्षित है, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और उसने मुझे भारत के जीवंत आत्मा का एहसास करा दिया। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू को विलियम सी डगलस ने बता दिया, कह दिया, जो उनसे रहा नहीं गया। और इस प्रकार ये आपका जो पहला लेसन है, गर्ल विद द बास्केट, यह अब यहीं पर समाप्त होता है, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।